हेलो एवरीवन। आज का हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट्स मीनिंग, एजम्पशन, लीकेज एंड लिमिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इट वाज गिवन बाय आरएफ खान इन 1931। द मल्टीप्लायर एनालिसिस शोज इट्स इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम जनरेशन इन द लॉन्ग रन। यानी कि अगर किसी इकोनॉमी में अभी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न लॉन्ग रन में कितना होगा, या उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जनरेशन कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। The concept of multiplier is closely related to the concept of marginal propensity to consume, क्योंकि जितना ज्यादा इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा इनकम जनरेशन होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के और एमपीसी का जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। When MPC remains constant, the initial investment leads to increase in income generation. ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसका ये एजम्पशन है कि एमपीसी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस टाइम पे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है लोगों की, वो ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, वो कांस्टेंट है। अब ऐसी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉन्ग रन में कितना रिटर्न आएगा या उसकी वजह से कितने टाइम्स जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एक्सप्लेन करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। So, the relation between the investment and income generation is explained by the value of multiplier. Next is, the increase in initial investment will lead to the rise in income level, which is explained by the value of investment multiplier. Okay? Example दिया है, अगर initial investment कितना है, 2 करोड़ रुपए का है and the value of multiplier is 5. Then the rise in income generation would be 10 करोड़। पहले फॉर्मूला से देखते हैं इसको। K इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई यानी कि कितना इनकम इंक्रीज हुई है, यहाँ पे लिखा है, देन द राइज इन इनकम वुड बी 10 करोड़। सो 10 डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, 2 करोड़ का। 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। K इज इक्वल्स टू 5 का मतलब होता है 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई यानी कि टाइम्स। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी भी हुई हो उसकी वजह से इनकम कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो 5 टाइम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ रुपीस की और मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5, तो इनकम जनरेशन कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2 5 10, दैट इज 10 करोड़। ओके, सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि इनकम जनरेशन कितना टाइम्स इंक्रीज होगा ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम मल्टीप्लायर थ्रू ग्राफ। एक्स एक्सिस पर रखा है इनकम, वाई एक्सिस पर है एग्रीगेट डिमांड। ये जो लाइन है 45 डिग्री पर, ये किसकी होती है, ये वाई दैट इज इनकम की है। सो ये जो लाइन है एग्रीगेट डिमांड की विच स्टार्ट्स फ्रॉम एफ, इट इंक्लूड्स इनिशियल कंजम्पशन और इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमी में ओ एफ की डिमांड है उस टाइम पे इनकम जनरेशन कितना है, ओ जे। अब क्या हुआ, ऐसी इकोनॉमी में हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से ये जो लाइन है एडी की वो पैरेलली अपवर्ड्स मूव हो गई। सो सेकेंड लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम ई, इट इंक्लूड्स इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो भी हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है वो। इसका मतलब है कि अगर इकोनॉमी में ओ ई की डिमांड है उस टाइम पर हमारी जो इनकम है वो कितनी है, ओ जे। सो हम ये कह सकते हैं कि ई एफ का इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारी जो इनकम है वो कितने से बढ़ गई, जे के। ओके, सो ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ई एफ द इनकम इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस फ्रॉम ओ जे टू ओ के। ओके, अब इसको फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वाई कितना चेंज आया इनकम में, जे के का चेंज आया, सो जे के डिवाइड बाय डेल्टा आई ई एफ ये हो जाएगा इक्वेशन फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट इज नाउ वी विल स्टडी द रिलेशन ऑफ के विद एमपीसी एंड एमपीएस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल के का जो फॉर्मूला है, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस अपने ने पढ़ा था, यानी कि इनकम का एक पार्ट कंज्यूम हो जाता है दूसरा सेव हो जाता है।
अगर ऐसा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनकम का एक पार्ट कंज्यूम हो जाता है और दूसरा इन्वेस्ट हो जाता है। तो y इज इक्वल्स टू c प्लस आई भी हम लिख सकते हैं। अब इन तीनों में डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा y यानी कि चेंज इन y इक्वल्स टू चेंज इन c प्लस चेंज इन i। यहां से i का फॉर्मूला क्या बन गया, c को उधर लेके जाएंगे, डेल्टा i इज इक्वल्स टू डेल्टा y माइनस डेल्टा c। अब बस इस इक्वेशन को हमको आगे पुट करना है। k का फॉर्मूला डेल्टा y बाय डेल्टा i, डेल्टा i की जगह हमने क्या रख दिया, डेल्टा y माइनस डेल्टा c। नाउ वी विल डिवाइड होल इक्वेशन बाय डेल्टा y, सो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा y होल डिवाइड बाय डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा y माइनस डेल्टा c बाय डेल्टा y। ये कैंसिल हो गया यानी कि 1 1, तो क्या बचा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। यहां से कुछ याद आया, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y क्या होता है, एमपीसी होता है। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल कर आता है k का, दैट इज k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस, इसकी जगह हम लिख देंगे एमपीसी। तो ये इसका सेकेंड फॉर्मूला हो गया, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। अब फर्दर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, ये जो 1 माइनस एमपीसी है इससे भी कुछ याद आना चाहिए। 1 माइनस एमपीसी यूज होता है एमपीएस की वैल्यू निकालने में, तो 1 माइनस एमपीसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय एमपीएस। तो ये हो गया थर्ड फॉर्मूला ऑफ के। सो फर्स्ट वाज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा i, सेकेंड विद रेफरेंस टू एमपीसी फॉर्मूला बना k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। नाउ विद रेफरेंस टू एमपीएस इसका तीसरा फॉर्मूला बनता है k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय एमपीएस। ओके, next is value of investment multiplier and marginal propensity to consume. Investment multiplier and MPC are positively related. Higher the value of MPC, greater would be value of investment multiplier. यानी कि MPC की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा K की भी वैल्यू होगी, इसकी वजह से they both are positively related. एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। K is equals to 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। इफ एमपीसी इज 0, यहां पे हमने एमपीसी को 0 रखा है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 बाय 1 1। ठीक है, अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू क्या आई, 1। इफ एमपीसी इज 1, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। सो व्हेन एमपीसी इज 1, के की वैल्यू क्या आई, इनफाइनाइट। So as the value of MPC increases, value of investment multiplier also increases. Next is investment multiplier and marginal propensity to save. They both are inversely related. Again with the help of example, if MPS is 2/3, MPS की वैल्यू अगर हमने रखी है 2/3 यानी कि 1 डिवाइड बाय 2/3, अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/2। अगेन इफ MPS इज 1/2, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1/2, फिर से ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2, 2/1 दैट इज 2। सो यहां से पता चलता है कि MPS और k का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड। अगर MPS 2/3 है तो k आ गया 3/2, और अगर MPS 1/2 है तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट इज, तो आपको बता दूं बीकॉम सेम3 का जो हमारा कोर्स है जिसमें हम आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स और IFS, जिसकी प्राइस 2399 है। और अभी दिवाली की वजह से हम अच्छा खासा डिस्काउंट लेकर के आए, तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में जुड़िए, बिकॉज बहुत हैवी डिस्काउंट में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, बहुत सस्ते में कोर्स मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगी। assumptions of the investment multiplier. So पहला assumption इनका क्या है, unemployment. When new investment is made, it is also assumed that excess capacity exists and unemployment prevails in the economy. ये assume किया जाता है कि जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो कैसी इकोनॉमी है जिसमें एक्सेस कैपेसिटी है, क्योंकि अगर एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश भी नहीं होगी। तो पहला assumption क्या है कि ऐसी इकोनॉमी है जहां पे क्या एग्जिस्ट करती है, एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी इज पॉजिटिव।
it is assumed that marginal propensity to consume is positive and stable. This keeps the value of investment multiplier constant. हमने पहले भी देखा था कि ये क्या assume करके चलता है कि marginal propensity to consume है वो क्या है, constant है, यानी कि ना ही वो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू स्टेबल होने की वजह से ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है. लेकिन अगेन इट्स एन अजम्पशन. थर्ड इज एब्सेंस ऑफ ट्रेड. इन ऑर्डर टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंपल, कीन्स हैज assumed the absence of foreign trade. जब भी दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो फॉरेन कंट्री का कंजम्पशन पैटर्न एज वेल एज डोमेस्टिक कंट्री का कंजम्पशन पैटर्न दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं. ओके, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज होगी क्योंकि इनको अपना कैलकुलेशन सिंपल रखना है, तो कीन्स ने फॉरेन ट्रेड को इंक्लूड ही नहीं किया. ओके, नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी. It is assumed that the increase in investment lead to rise in income, which is used only to maintain the present current expenditure and not lead to rise in additional expenditure. जब भी किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम जनरेशन होना ये ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ पे ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी इंक्रीज इनकम सिर्फ प्रेजेंट करंट एक्सपेंडिचर को सेटिस्फाई करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं. उस इंक्रीज्ड इनकम से कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि एमपीसी जो है वो कांस्टेंट है. ये इन्होंने कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए एक assumption माना है, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज नो टाइम लैग. इन ऑर्डर टू गेट सिंप्लिसिटी इन द मॉडल, अगेन अपने कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए, इट इज एस्टिमेटेड दैट there is no time gap between one economic event and other economic event. जब भी किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका जो रिटर्न है या इनकम जनरेशन है वो लॉन्ग रन में दिखता है, लेकिन ये लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं कि दो इकोनॉमिक इवेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट करना और उसकी वजह से इनकम का जनरेट होना, ये दो जो इकोनॉमिक इवेंट है इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है. ये इनका फिफ्थ अजम्पशन है. ओके, नेक्स्ट इज लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर. ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. अगर कोई भी फैक्टर डिस्टर्ब होता है तो पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए पहला क्या है, पेमेंट ऑफ पास्ट डेट. द कंजम्पशन वाज मेड इन द पास्ट बट द पेमेंट ऑफ इट इज मेड इन द प्रेजेंट पीरियड, thus इट अफेक्ट्स द प्रेजेंट कंजम्पशन. यानी कि कंजम्पशन पास्ट में किया है और उसका पेमेंट प्रेजेंट में हो रहा है, तो जिसकी वजह से प्रेजेंट कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा. सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. Non-availability reduces the present consumption and thereby reduces the value of investment multiplier. जिस गुड्स की अभी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, अगर वो गुड्स अवेलेबल ही ना हो तो इकोनॉमी में क्या होगा, कंजम्पशन नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज इंपोर्ट. Expenditure on import reduces consumption in the home country. It also reduces its effects on income generation. Import यानी कि दूसरी कंट्री से खरीदना, और जब भी हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करना पड़ता है. तो जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकम जनरेशन डोमेस्टिक कंट्री में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी. जब इनकम जनरेशन कम हो जाएगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाएगा, और जब कंजम्पशन डिक्रीज होगा तो इट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर also. Next is undistributed dividend. The company sometimes do not distribute the dividend to the shareholders but would prefer to keep certain portion of it with them. कंपनी के शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट करने का रिवॉर्ड एज अ डिविडेंड मिलता है, लेकिन अगर कंपनी उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. Next is marginal propensity to consume. The change in value of MPC affects the value of investment multiplier, so MPC remains constant. MPC में अगर चेंज आएगा तो K की वैल्यू भी चेंज होगी क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, और K की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो MPC को क्या माना जाता है, कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज टैक्सेस.
Increase in direct taxes increases the price and reduces the consumption level of the consumer. जब भी टैक्स रेट बढ़ जाता है तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम होता है, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द इकोनॉमी डिक्रीज हो जाती है. जब कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसी के अपोजिट अगर टैक्स डिक्रीज हो जाते हैं तो परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ के विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मल्टीप्लायर. सबसे पहला वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. द इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड thus it is difficult to know the value of investment multiplier. इन्वेस्टमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, और इकोनॉमी में इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि कभी कांस्टेंट नहीं रहते. इसकी वजह से जो हम के की वैल्यू निकालते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है. नेक्स्ट इज टाइम कॉन्सेप्ट. द गैप परसिस्ट बिटवीन income and consumption of a commodity. If gap increases, value of investment multiplier reduces. इसका जो assumption था वो क्या था कि दो इकोनॉमिक इवेंट में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. जितना ज्यादा टाइम गैप इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट में और उससे जनरेट हुई इनकम में, उतना ज्यादा के की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. तो अगेन ये इसका लिमिटेशन है कि ये टाइम गैप को कंसिडर नहीं करता. नेक्स्ट इज एमपीसी can't be constant. MPC can't remain constant. It is likely to change with the change in preference, situation and other factors. इतने सारे फैक्टर्स है इकोनॉमी में जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी भी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता. नेक्स्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. It is assumed that income distribution is given, but if income distribution changes in favor of poor people, then MPC will go up. Such effects are not taken into consideration. In favor of poor people से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर वेल्थ कुछ रिच पीपल के हाथ में ही कंसंट्रेटेड रहेगी तो सिर्फ वही लोग खर्च कर पाएंगे, सिर्फ वही लोग ऐसे हैं जो डिमांड करेंगे. लेकिन अगर वही इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि पुअर पीपल के हाथ में भी अब पैसा आ गया है खर्च करने के लिए, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ओवरऑल इकोनॉमी का इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एमपीसी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आता ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी. It is certainly not fair to assume prices stability at the macro level. As the price changes, MPC value also changes. किसी भी इकोनॉमी में जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं रह सकता. इसका ये यानी कि इसकी जितनी भी एजम्पशन है वो इसकी लिमिटेशन है. ये एज्यूम करता है कि प्राइस स्टेबल है, which is not possible in an economy, that too when we are studying at the macro level. ओके, सो एमपीसी की वैल्यू जो है वो चेंज होगी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइसेस. सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. सो आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है. थैंक यू.